नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। जी हाँ, सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा चुनाव से संबंधित विशेष कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हाँ, सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज से एक हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, एक अनार 100 बीमार। जी हाँ, एक अनार 100 बीमार। आप समझ गए होंगे एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या होता है। सीट सिवान में 8 हैं विधानसभा के और उम्मीदवार सैकड़ों। हम बारी बारी से एक एक विधानसभा की चर्चा करेंगे, विधानसभा के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देंगे। इसके बाद कौन कौन लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, जिनकी तैयारियां चल रही हैं, समाज में जिनकी चर्चा है, उनके बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस एक अनार 100 बीमार की इस पहले एपिसोड में आज हम सिवान विधानसभा की चर्चा करने जा रहे हैं। सिवान विधानसभा की चर्चा करने से पहले एक बात मैं बता दूं, कई मीडिया हाउसेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो सिवान विधानसभा की चर्चा करते हैं तो सिवान सदर विधानसभा कहते हैं, लेकिन मैं सिवान सदर विधानसभा नहीं कहूँगा, क्योंकि सिवान सदर विधानसभा के नाम से पूरे बिहार विधानसभा में कोई सीट ही नहीं है। यह सिवान विधानसभा है। जी हाँ, सिवान विधानसभा। और सिवान विधानसभा की अगर हम संक्षिप्त में चर्चा करें तो नए परिसीमन, जब 2010 में नए परिसीमन हुए तो उस समय से जो हम अगर इसके इतिहास पर चर्चा करें तो 2010 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार व्यासदेव प्रसाद यहाँ से 51,637 मत प्राप्त करके सिवान के विधायक बने थे। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी थे, जिन्हें 39,096 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर माले के नईमुद्दीन अंसारी थे, जिन्हें 4,051 वोट मिले थे। व्यासदेव प्रसाद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए थे। दूसरे नंबर पर अवध बिहारी चौधरी के थे। उसी प्रकार से अगर हम 2015 की चर्चा करें तो 2015 में पुनः व्यासदेव प्रसाद यहाँ से विधायक हुए थे और 2015 के चुनाव में यहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव नहीं लड़ा था, महागठबंधन बन गया था और महागठबंधन ने नगर परिषद के सभापति बबलू प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था। बबलू प्रसाद जदयू के सिंबल पर यहाँ से चुनाव लड़े थे और बबलू प्रसाद ने 51,622 मत पाया था। वहीं चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के व्यासदेव प्रसाद 55,156 मत प्राप्त करके विधायक बने थे। तीसरे नंबर पर यहाँ अवध बिहारी चौधरी थे, जो राष्ट्रीय जनता दल से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और अवध बिहारी चौधरी जी को 28,450 मत मिले थे। इस प्रकार से 2015 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करके पटना पहुंची थी। 2020 के चुनाव की अगर हम चर्चा करें तो 2020 के चुनाव में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया तो महागठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिवान के निवर्तमान सांसद, उस समय के निवर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं महागठबंधन ने इस बार सीट राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया और राष्ट्रीय जनता दल में वही पुराने लोग अवध बिहारी चौधरी, जो पिछले चुनाव में बगावत करके निर्दलीय लड़ गए थे, इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और दोनों लोगों में कांटे की टक्कर हुई और काफी कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है। कुल 76,785 वोट पाकर अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीते। वहीं ओम प्रकाश यादव कड़ा मुकाबला देते हुए 74,812 वोट उन्हें मिला, वो दूसरे स्थान पर रहे। 1900 कुछ वोटों से उनको चुनाव हारना पड़ा। अब वह चुनाव क्यों हार गए, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो संक्षिप्त में यही बता दें कि भाजपा को घर के चिराग से ही आग लग गई थी और विस्तार से हम अगला एक वीडियो ले आएंगे इसी विषय पर कि सिवान जैसा महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी को क्यों हार जाना पड़ा। तो ये रहा 10, 15 और 20 के चुनाव परिणाम का एक संक्षिप्त विवरण। अगर हम इसी
कड़ी में अगर आगे देखें तो हाल फिलहाल में जो लोकसभा का चुनाव बीता है, तो लोकसभा चुनाव में यहाँ एनडीए के प्रत्याशी को कुल 70,895 वोट मिले हैं। जी हाँ, एनडीए की प्रत्याशी थी विजय लक्ष्मी देवी जी, उन्हें 70,895 वोट इस विधानसभा क्षेत्र में मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब थी और हेना साहब को 61,347 वोट मिले हैं। सिवान के वर्तमान विधायक लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी बुरी तरह से सिवान विधानसभा, जी हाँ, वो अपने विधानसभा में बुरी तरह से चुनाव हारे और उन्हें मात्र 23,228 वोट मिले। यानी अगर देखें तो 2025 का चुनाव काफी कठिन होने जा रहा है अवध बिहारी चौधरी के लिए और एनडीए के लिए भी कठिन होगा, क्योंकि हेना साहब ने काफी जबरदस्त बढ़त लिया था और एक तरह से कड़ा मुकाबला दिया था एनडीए को। एनडीए लेकिन 10,000 से ऊपर वोटों से एनडीए की जीत हुई थी, लेकिन हेना साहब ने कड़ा मुकाबला देते हुए, अगर हेना साहब के वोटों को और अवध बिहारी चौधरी जी के वोटों को जोड़ दिया जाए तो महागठबंधन का वोट का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है 25 में। मैं जोड़ने की बात इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति संभावनाओं की खेल है और सिवान में ये चर्चा है कि हेना साहब की राजद में पुनः वापसी होने जा रही है। हेना साहब की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है, राजद की ओर से भी कोई खंडन नहीं किया गया है, लेकिन लगातार बैठकों का दौर जारी है और अगर हेना साहब राजद में मिलती हैं तो निश्चित रूप से समीकरण बनाने की बात अगर हम करेंगे तो हेना साहब का वोट और अवध बिहारी चौधरी जी को वोट जो मिले थे उन दोनों वोटों को जोड़ दिया जाए तो एनडीए के लिए यह मुकाबला काफी कठिन हो सकता है। ये तो रही संक्षिप्त जानकारी। और अगर हम सिवान विधानसभा के इतिहास की चर्चा करें तो यहाँ एक जो साधारण आंकड़ा हम देखते हैं वो आंकड़ा काफी दिलचस्प है। यहाँ 78 से अगर हम बात करें, 72 से बात करें तो 72 में यहाँ पहली बार जनार्दन तिवारी जी विधायक बने थे। उसके बाद 77 में गुलाम सरवर यहाँ से विधायक हुए थे। 80 में पुनः जनार्दन तिवारी चुनाव जीते थे। वहीं 85 में अवध बिहारी चौधरी जीते। 90 के चुनाव अवध बिहारी चौधरी जीते। 95 का चुनाव अवध बिहारी चौधरी जीते और फिर 2020 का चुनाव अवध बिहारी चौधरी जी जीते हैं। 2005 में जो फरवरी में चुनाव हुए थे उसमें अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीते थे, लेकिन 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ उसमें व्यासदेव प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। उसके बाद फिर वो 10 में जीते, 15 में जीते और 20 में पुनः अवध बिहारी चौधरी जीते, जो मैंने पहले ही बताया था। इस प्रकार देखा जाए तो अवध बिहारी चौधरी यहाँ एक तरह से कदावर नेता हैं, लगातार चुनाव जीतने का अनुभव रहा है और उनका मुकाबला हमेशा यहाँ भारतीय जनता पार्टी या पूर्व में कहिए जनसंघ से होते आया है। इस प्रकार से हम देखें तो ये सीट परंपरागत सीट है भारतीय जनता पार्टी और अवध बिहारी चौधरी जी का, और यही दोनों लोगों में बराबर मुकाबला देखने को मिलता है। अगर हम 15 की बात को छोड़ दे तब 15 में यहाँ बबलू प्रसाद उम्मीदवार बन के आए थे और उन्होंने काफी जबरदस्त मुकाबला दिया था। अब हम चर्चा करें जो इस वीडियो का मूल मकसद है कि एक अनार 100 दिमाग। जी हाँ, अगर हम सिवान विधानसभा के 25 के दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करें तो यहाँ दर्जनों उम्मीदवार हैं जिनकी तैयारियां चल रही हैं और दिखाई भी दे रहा है। 2025 के चुनाव के लिए सिवान आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहा है। प्रशासन भी अपनी तैयारियां कर रहा है, राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और उम्मीदवार भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। प्रशासन की तैयारियां इस मायने में है कि वोटर लिस्ट का काम, वोटर लिस्ट को देखा जा रहा है ठीक से, नए मतदान केंद्र और बनाने की कवायद हो रही है, तो पुराने मतदान केंद्रों की समीक्षा हो रही है। यानी प्रशासन अब चुनाव की तैयारी में सैन्य गति से लग गया है। और राजनीतिक दलों की अगर हम चर्चा करें तो जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अभी सभी प्रमुख राजनीतिक दल जो सिवान विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं और या भविष्य में जिनकी लड़ने की संभावना है,
सीवान विधानसभा में अभी तक 3 प्रमुख राजनीतिक दलों ने विधिवत सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव लड़ा है और लड़ाई दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जदयू है। तीनों राजनीतिक दलों की सदस्यता अभियान चल रहे हैं, बूथ बाई बूथ सदस्य बनाए जा रहे हैं। अर्थात तीनों दल, राष्ट्रीय जनता दल यू ने 15 में यहाँ शानदार मुकाबला दिया था। इस प्रकार से देखा जाए तो ये चुनाव जो तीनों प्रमुख दल यहाँ लड़े हैं, माले भी यहाँ से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस भी लड़ता था, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है बिहार में, ये अलग से एक वीडियो का विषय है। और बिहार की स्थिति कमोबेश सिवान में भी है। सिवान के हर विधानसभा में कांग्रेस बुरी तरह से फेल है और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन उससे हम कांग्रेस के अस्तित्व को नहीं स्वीकार कर सकते हैं। सिवान जब भी कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, आज सिवान विधानसभा की यह स्थिति है कि उम्मीदवार कौन होगा इसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। अगर मन ही मन कोई कांग्रेस का प्रत्याशी तैयारी कर रहा होगा तो मतलब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मार्केट में कहीं ऐसी चर्चा नहीं है कि ये वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। और हम अगर चर्चा करें तो राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियां, हमने बताया है कि तीनों राजनीतिक दल बूथ हर मतदान केंद्रों पर अपने सदस्य बना रहे हैं, उनका सदस्यता अभियान चल रहा है। अगर भविष्य में राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें, नए राजनीतिक दल, जनसुराज तो अभी एक राजनीतिक दल नहीं हुआ है, लेकिन जनसुराज की भी तैयारियां बड़ी है और जनसुराज के लोग भी मतदान केंद्र सह अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि सिवान विधानसभा के कौन कौन ऐसे इस महासंग्राम के महारथी हो सकते हैं। ये मैं जिनका नाम बताने जा रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि मतलब यही उम्मीदवार होंगे, लेकिन इनमें उम्मीदवार बनने की संभावना है और इनकी तैयारी भी उम्मीदवार के रूप में है। तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में अभी एक ही नाम है, अवध बिहारी चौधरी जी का। अब अवध बिहारी चौधरी जी के बाद दूसरा कौन नाम आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये वन मैन मैनेजमेंट की पार्टी है और अचानक कोई नाम आ जाए तो आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसा कोई पूरे विधानसभा क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है जिसको कहा जाए कि उसकी तैयारियां चल रही हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की। हेना साहब की ओर से कोई कौन बन सकता है। हेना साहब अगर सक्रिय होती हैं तो हो सकता है अवध बिहारी चौधरी के स्थान पर किसी नाम को आगे कर दें तो वह नाम अचानक आ जाएगा और वह प्रत्याशी हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी फौज है भारतीय जनता पार्टी में। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि एक अनार 100 बीमार की जो कहावत है, वो सिवान विधानसभा में अगर सबसे मजबूत किसी पर सेट करता है तो भारतीय जनता पार्टी पर सेट करता है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में हम उम्मीदवारों की चर्चा करें तो एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है और सारे लोग मूर्धन्य हैं, सारे लोग मास्टर हैं अपने अपने क्षेत्र के और सारे लोग मुकाबला देने के लिए एकदम कमर कस के तैयार बैठे हैं। उनकी तैयारियां भी चल रही हैं और बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। विधानसभा का चुनाव तो दिलचस्प ही होगा ही, भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार तय करना भी बड़ा दिलचस्प होगा सिवान में, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव ये हार गए थे अपने ही लोगों के कारण। ये हम बाद के वीडियो में लेके आएंगे कि कैसे लोग वोट काट दिए और कैसे ओम प्रकाश यादव चुनाव हार गए। तो इस बार इन्हें फूक फूक के कदम उठाना होगा। उम्मीदवारों की अगर हम चर्चा करें तो ओम प्रकाश यादव तैयार बैठे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ओम प्रकाश यादव के खेमा की बात सुने, अगर उनकी स्वास्थ्य को लेकर के पार्टी कहेगी कि आप चुनाव नहीं लड़े तो ओम प्रकाश यादव पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि उनके पुत्र हैप्पी यादव को टिकट मिले। यानी ये दो नाम, ओम प्रकाश यादव, हैप्पी यादव, ये नाम चुनाव मैदान में हैं और ये अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। अगर हम आगे चर्चा करें तो एक और चर्चित नाम है भारतीय जनता पार्टी के सिवान सीट के लिए और वह नाम काफी जुझारू नाम है, संभावनाओं से भरा हुआ नाम है और अगर उन्हें टिकट मिलता है तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बाजी चली जाए। वह नाम महिला का नाम है, वह नाम है सिवान नगर परिषद की पूर्व सभापति अनुराधा गुप्ता की। जी हाँ,
अनुराधा गुप्ता की महिलाओं में अच्छी पकड़ है, वो एक सफल सभापति रही हैं सिवान नगर की, संगठन के लिए दिन रात काम करती हैं और पिछले बार भी उनके नामों की चर्चा थी। और समाज में तो चर्चा ये भी है, मार्केट में चर्चा ये भी है कि लगभग उनका टिकट फाइनल स्टेज पर था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ और ओम प्रकाश यादव को टिकट मिल गया। तो अनुराधा गुप्ता लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं और वह एक प्रबल संभावना है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अगर हम इस नाम को और आगे बढ़ाएं तो और एक नाम है जो काफी मजबूत नाम है, सिवान का काफी चर्चित नाम है, विरासत में राजनीति उस नाम को मिली है, वह है भारतीय जनता पार्टी के युवा और कदावर नेता राहुल तिवारी का। जी हाँ, राहुल तिवारी भी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं और राहुल तिवारी जी भी संभावनाओं से भरे उम्मीदवार हैं और जनार्दन तिवारी का विरासत है उनके पीछे। तो राहुल तिवारी की भी तैयारियां हैं उस ढंग से, जो लगातार उस संगठन के काम में सक्रिय रहते हैं और पार्टी अगर उन पर भी दाव खेलेगी तो हो सकता है कि वह सफल हो। और राहुल तिवारी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी माने तो राहुल तिवारी जी टिकट के दौर में हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व बिहार सरकार के राज्य मंत्री व्यासदेव प्रसाद के पुत्र मुकेश कुमार बंटी की चर्चा करते हैं। मुकेश कुमार बंटी भी भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है उस सूची में एक प्रमुख नाम है और मुकेश कुमार बंटी को भी राजनीतिक विरासत में मिली है। व्यासदेव जी यहाँ के लगातार विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और गांव-गांव में उनका संपर्क है। अब व्यासदेव प्रसाद के विरासत को आगे बढ़ाने में मुकेश कुमार बंटी दिन रात लगे हुए हैं और बूथ बाई बूथ उनकी बैठकें चल रही हैं, गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, लगातार पिछले बार से ही लगातार लगे हुए हैं। उनमें भी संभावना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और अंतिम जो कुछ नामों की चर्चाएं होंगी उसमें इन जो नामों की मैंने चर्चा की, इन सारे नामों पर चर्चा हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अब हम इस चीज को अगर आगे बढ़ावें तो एक नाम और है जो पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ गए थे, पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया था, पुनः भाजपा में उनकी वापसी हो गई है और आजकल भाजपा के काफी सक्रिय नेता के रूप में सक्रिय हैं और उनकी पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं और नगर परिषद के राजनीति में पति पत्नी दोनों सक्रिय रहे हैं, दोनों पूर्व नगर पार्षद हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किन के नामों की चर्चा कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं देवेंद्र गुप्ता के नामों की चर्चा कर रहा हूँ। देवेंद्र गुप्ता भी उनकी तैयारियां हैं कि उन्हें भी अगर टिकट मिले तो चुनाव लड़ सकते हैं। पिछली बार उन्होंने दिखाया है लड़ करके कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। अब कितना वोट मिला है हम बाद के वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन देवेंद्र गुप्ता एक प्रत्याशी के रूप में एक संभावना है भारतीय जनता पार्टी की। और हम अगर इस सूची में हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही चर्चित नाम है और आजकल के राजनीति में काफी सक्रिय नाम दिखाई दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में सिवान के सांसद ने उन्हें सिवान नगर का अपना प्रतिनिधि भी घोषित किया है। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे, हम पूर्व मुखिया वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष सुभाष मुखिया, जिसको नाम से जो प्रसिद्ध हैं, सुभाष प्रसाद कुशवाहा की हम बात कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि इनकी रही है, संगठन के लोग हैं और संगठन के लिए हमेशा काम करते हैं। स्वयं मुखिया रहे, अभी इनकी पत्नी मुखिया हैं और ये स्वयं पैक्स के अध्यक्ष हैं। और अभी हाल फिलहाल में सिवान की सांसद विजयलक्ष्मी देवी ने सिवान शहरी क्षेत्र के लिए इनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है और इनकी भी संभावना है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं और इनकी तैयारियां हैं। अब पार्टी किसको सिंबल देगी इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर हम चर्चा करें संगठन से एक और नाम हो सकता है जो छुपा रुस्तम निकल सकता है। जी हाँ, संगठन के लोग हैं, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं लेकिन दिन रात संगठन के काम में लगे रहते हैं। वो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला महामंत्री हरिंदर सिंह कुशवाहा। जी, हरिंदर सिंह कुशवाहा भी अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह भी चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीति में चुनाव लड़ना सबका मकसद होता है। भले हरिंदर सिंह कुशवाहा ये नहीं कहते हो कि मैं प्रत्याशी हूँ, लेकिन जिस प्रकार से वो दिन रात काम करते रहते हैं और जिस प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला निर्णय करती है तो उसमें हरेंद्र सिंह कुशवाहा के नामों से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पार्टी अगर विचार करेगी तो इस नाम पर भी विचार कर सकती है। ये कुल मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी के लड़ैया थे, लड़ाका थे और महारथी थे, जो जिनमें संभावनाएं दिख रही हैं। इनमें से कोई प्रत्याशी हो सकता है। मैं एक बार फिर से नाम की चर्चा कर दूं, ओम प्रकाश यादव या उनके पुत्र हैप्पी यादव की हम चर्चा कर रहे थे, हम अनुराधा गुप्ता जी की चर्चा कर रहे थे, हम राहुल तिवारी जी की चर्चा कर रहे थे, मुकेश कुमार बंटी की चर्चा कर रहे थे, देवेंद्र गुप्ता की चर्चा कर रहे थे, सुभाष मुखिया की चर्चा कर रहे थे और हरेंद्र सिंह कुशवाहा की चर्चा कर रहे थे। प्रभात मीडिया के नजर में ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेता हैं जो सिवान विधानसभा में भविष्य के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े एनडीए खेमा में ही, तो जदयू भी एक बड़ा खिलाड़ी है और एक बार 15 में यहाँ से चुनाव जदयू लड़ चुका है। और जदयू भी हो सकता है कि दावेदारी करे। अब एनडीए में ये सीट किसको मिलेगा, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन भविष्य के सेटिंग गेटिंग में ये सीट किसके खेमा में चला जाए ये कहना मुश्किल है। इसलिए जदयू के नामों पर भी हम 2-3 नाम ऐसे हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम है बबलू प्रसाद, जो 15 में चुनाव लड़े थे, काफी जबरदस्त मुकाबला दिए थे। बबलू प्रसाद भी जदयू के खेमा के प्रत्याशी हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो मंसूर आलम, जी हाँ, मंसूर आलम जदयू के बड़े नेता हैं और काफी दिनों से जदयू के राजनीति में सक्रिय हैं और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, तो मंसूर आलम के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। मंसूर आलम को अगर टिकट मिले तो वो अभी चुनाव लड़ सकते हैं और ठीक ठाक मुकाबला दे सकते हैं। और एक नाम है महिला की, अगर हम चर्चा करें तो जिला परिषद की जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष संगीता चौधरी जी का, संगीता चौधरी जी भी प्रत्याशी हो सकती हैं और अच्छी प्रत्याशी हो सकती हैं। और जदयू हो सकता है कि महिला के नाम पर उनको टिकट देकर आजमावे भी। इस मैं बार बार कहता हूं कि ये जो मैं नाम बता रहा हूं, ये नाम कोई जरूरी नहीं है कि यही चुनाव लड़े, लेकिन इन नामों पर विचार हो सकता है। ये नाम चुनाव लड़ने की मानसिक रूप से इनकी तैयारियां हैं। इसमें संगीता चौधरी हैं। जदयू के नाम से अभी हमारे परमार मीडिया के नजर में ये 3 नाम है। हो सकता है भविष्य में कुछ नाम और जुड़े, बबलू प्रसाद जी का, मंसूर आलम जी का और संगीता चौधरी जी का। अगर हम जनसुराज की बात करें तो जनसुराज तो अभी तक राजनीतिक दल नहीं हुआ है, लेकिन यह वीडियो आप देख रहे होंगे उसके कुछ ही घंटों के बाद, यानी 1 या 2 दिनों के बाद जनसुराज एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जनसुराज में अभी तक एक प्रमुख नाम है, वह नाम है जनसुराज के यहाँ के जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व नगर पार्षद इंतखाब अहमद जी का। इंतखाब अहमद यहाँ से राजनीति उनको भी विरासत में मिली है, इंतखाब अहमद यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं जनसुराज के। लेकिन अभी कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि जनसुराज 2 अक्टूबर के बाद पता चलेगा कि जनसुराज के कौन कौन लोग हैं जो सक्रिय रूप से राजनीति में बड़ी जिम्मेवारियां जिनको मिलने वाली है। इस प्रकार से देखें, मैंने पहले भी चर्चा किया था कि हेना साहब एक बड़ी संभावना है सिवान की राजनीति में, सिवान विधानसभा की राजनीति में फेरबदल करने के लिए। हेना साहब यहाँ की बड़ी नेत्री हैं और विरासत में उनको राजनीति मिला है। डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन का विरासत है उनके पीछे और अभी तो ऐसी संभावनाएं हैं कि वो राजद में जा सकती हैं। लेकिन अगर वो राजद में नहीं जाए, राजद में जाती हैं तब भी उम्मीदवार के चयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और अगर वो राजद में नहीं जाती हैं, अगर कोई दूसरा खून बनाती हैं, तो हेना साहब की ओर से भी एक प्रत्याशी आ सकता है और वह प्रत्याशी सिवान विधानसभा में राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। इसलिए हेना साहब के ताकत को हम छोटे में नहीं आंक सकते हैं। और अगर कोई आंकता होगा कि हेना साहब सिवान विधानसभा में बड़ी ताकत नहीं है, तो हो सकता है वो अपने ढंग से सही हो, लेकिन परमार मीडिया मानता है कि वो राजनीतिक रूप से भूल कर रहे होंगे। इसी प्रकार से कुल मिला जुला कर देखा जाए तो 2 कोण तो अभी स्पष्ट है। एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुकाबला होगा और जनसुराज मुकाबला देने का प्रयास करेगा। और हेना साहब अगर राजद में जाती हैं तो महागठबंधन एनडीए का मुकाबला कठिन मुकाबला होगा। और अगर हेना साहब राजद में नहीं गई
और अलग रहती हैं, अलग एक कोण बनाती हैं, तो सिवान विधानसभा इस बार चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसेगा। जी हाँ, चतुष्कोणीय, मैं आज भी बता रहा हूँ। हिना साहब अगर राजद में चली गई तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा सिवान विधानसभा में, और हिना साहब अगर राजद में नहीं गई तो सिवान विधानसभा चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसेगा। और वह मुकाबला होगा एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज और हिना साहब के प्रत्याशी के बीच में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा यह नया एपिसोड, नया कार्यक्रम एक अनार 100 बीमार आपको कैसा लगा, आप हमें निश्चित रूप से बतावें, कमेंट करके बतावें। एक आग्रह आपसे और है, आपके नजर में भी सिवान विधानसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है, आपको लगता है, हो सकता है कि हमारी नजर उस तक नहीं पहुंची है, आप भरी नजर है, आप गांव-गांव में फैले हैं हमारे श्रोता और दर्शक, आपको लगता हो कि ये व्यक्ति भी सिवान विधानसभा में एक अच्छा उम्मीदवार हो सकता है, आपके नजर में अच्छा उम्मीदवार है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके उसका नाम बताएं। हमारी स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर आप हमें फोन करके भी बता सकते हैं। हम आने वाले वीडियो में उस नाम को मेंशन करेंगे, हम उस नाम पर भी विचार करेंगे अपने वीडियो में। और इस वीडियो में आप और क्या सुधार चाहते हैं और क्या जानकारी आपको चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताएं। व्यक्तिगत रूप से आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो कैसा लगा, एक बार पुनः आग्रह है कि आप जरूर हमें बताएं। आप जहां भी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना नहीं भूले, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो हमारा सभी वीडियो आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी खास विषय को लेकर के, और हम जल्द ही एक अनार 100 बीमार का अगला एपिसोड किसी दूसरे विधानसभा के संबंध में लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।